नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल 2025 ट्रॉफी परेड के दौरान भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई। भारत को 2026-28 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC का सदस्य चुना गया। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट VSPSP उत्तराखंड के टिहरी में शुरू हुआ। भारत में जनगणना 2027 के साथ जातिगत गणना भी कराई जाएगी। भारत की 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया। घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों LAWS पर वैश्विक बहस को समझना जरूरी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल 2025 ट्रॉफी परेड के दौरान भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई। भगदड़ का आशय उस स्थिति से है जब भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही में किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोग अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो जाते हैं और गंभीर स्थिति जैसे दम घुटने, कुचले जाने आदि में उनकी मृत्यु हो जाती है। पिछले 1 साल में भारत में भगदड़ की कम से कम 6 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें दिल्ली रेलवे स्टेशन, महाकुंभ आदि शामिल है। आइए अब भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशा निर्देश भी जान लेते हैं। इसमें पहला है क्षमता नियोजन। इसके तहत भीड़ के व्यवहार को समझना, भीड़ नियंत्रण की तकनीक और हितधारक दृष्टिकोण विकसित करना शामिल है। अगला है जोखिम विश्लेषण और तैयारी। संभावित खतरों की पहचान करना और उनका पहले से समाधान करना। इसमें विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण यानी FMEA नामक पूर्व नियोजन तकनीक भी शामिल है। इसमें सभी कार्यक्रम आयोजक या योजनाकार गड़बड़ी होने तथा उसके चलते होने वाले संभावित नुकसान और उसे रोकने के उपायों का प्रबंधन करते हैं। तीसरा है सूचना प्रबंधन और प्रसार। इसमें आगंतुकों के साथ साथ हितधारकों के साथ भी संवाद करना और उन्हें सही जानकारी प्रदान करना शामिल है। चौथा है सुरक्षा और संरक्षा उपाय। इसमें CCTV निगरानी, बैरियर, आपातकालीन निकास के साथ साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की सुविधाएं और यातायात प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशों का उपयोग करना शामिल है। आइए अब स्मार्ट भीड़ प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और समाधान को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र। ओलंपिक खेलों और अन्य बड़े आयोजनों में एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्रों का उपयोग किया जाता है। इससे भीड़ की आवाजाही के प्रबंधन और सार्वजनिक संचार में सहायता मिलती है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। जापान और सिंगापुर जैसे देश AI संचालित भीड़ निगरानी प्रणाली, रियल टाइम डेटा विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा है अभिनव नियोजन रणनीतियां। इसमें जोनिंग, भीड़ प्रवाह अनुकूलन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, लोक जागरूकता और हितधारक सहयोग शामिल है। आइए खबर को समाप्त करने से पहले भगदड़ के लिए जिम्मेदार कारक भी जान लेते हैं। इसमें पहला है संरचनात्मक कारक। जब किसी पुल, इमारत या ढांचे के गिरने से आपदा हो, उदाहरण के लिए 2022 में घटित गुजरात का मोरबी पुल हादसा। फिर है आग या बिजली। किसी दुकान या घर में आग लगना, अग्निशामक यंत्र की अनुपलब्धता आदि। इसके उदाहरण में उपहार सिनेमा अग्निकांड 1997 शामिल है। तीसरा है प्रशासनिक या प्रबंधकीय चूक। दर्शकों की संख्या का गलत अनुमान, स्टाफ या सेवा की कमी, गेट का बंद या अचानक खुलना आदि। फिर है भीड़ का व्यवहार। अचानक एक साथ निकास की कोशिश, पार्किंग की ओर दौड़ना, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में अंतिम समय पर बदलाव आदि। इसके उदाहरण में महाकुंभ मेला 2025 की भगदड़ शामिल है। और आखिरी है सुरक्षा। सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी, आंसू गैस या बल प्रयोग जिससे भीड़ डर जाती है, भीड़ के सामने खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करना आदि। इसके उदाहरण के लिए 2022 में घटित सियोल की भीड़ त्रासदी। भारत को 2026 से 2028 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC इकोसॉक का सदस्य चुना गया। इकोसॉक की सदस्यता 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है। ये क्षेत्रीय समूह हैं अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन तथा पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देश। भारत को एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान व चीन के साथ चुना गया है। एशिया प्रशांत देशों को 4 सदस्यता आवंटित की गई है।
चलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इकोसॉक की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में की गई थी। ये वैश्विक सामाजिक और आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श, नवाचार, सहमति बनाने तथा समन्वय का प्रमुख मंच है। इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों को महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। इकोसॉक के कार्य देखें तो यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करती है। साथ ही ये 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करती है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें जारी करती है। अब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इकोसॉक कुछ अहम बातों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि जीवन स्तर ऊंचा करने, पूर्ण रोजगार और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की पहचान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सभी जगह सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिए आदि। चलिए अब इकोसॉक के कुछ प्रमुख आयोगों पर नजर डालते हैं। पहला है सांख्यिकी आयोग। 1946 में स्थापित यह आयोग वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है। दूसरा है जनसंख्या और विकास आयोग। ये जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अलग अलग कार्यवाहियों में प्राथमिक भूमिका निभाती है। तीसरा है महिलाओं की स्थिति पर आयोग, कि लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए समर्पित प्रमुख संस्था है। फिर है नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग। यह विश्व में नशीली दवाओं की समस्याओं का विश्लेषण करती है, कि नशीली दवाओं की आपूर्ति और मांग दोनों में कमी करने के लिए प्रयास करती है। इसके अलावा सामाजिक विकास आयोग, सतत विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र वन मंच, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास आयोग जैसे अन्य निकाय भी इकोसॉक के तहत कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट VSPSP उत्तराखंड के टिहरी में शुरू हुआ। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड THDCIL ने भागीरथी नदी पर अवस्थित 1 गीगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की 250 मेगावाट की पहली इकाई से वाणिज्यिक तौर पर विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की। वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट यानी VSPSP एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो टरबाइंस और पंप की गति को समायोजित करने के लिए वेरिएबल स्पीड तकनीक का उपयोग करता है। यह पारंपरिक पंप स्टोरेज प्लांट यानी PSP की तुलना में अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है। आइए पंप स्टोरेज प्लांट यानी PSP क्या है ये जान लेते हैं। इसमें अलग अलग ऊंचाई पर अवस्थित 2 जल भंडारों का उपयोग किया जाता है। एक जल भंडार अधिक ऊंचाई पर और दूसरा कम ऊंचाई पर बनाया जाता है। ऊंचाई वाले जल भंडार से कम ऊंचाई वाले जल भंडार में पानी छोड़ा जाता है। यह पानी एक टरबाइन से होकर गुजरता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। चलिए अब ये जानते हैं कि यह किस सिद्धांत के तहत कार्य करता है। यह बिजली को संग्रहित करने और उत्पन्न करने के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सिद्धांत का उपयोग करता है। यह एक प्रकार का हाइड्रो इलेक्ट्रिक लंबे समय तक ऊर्जा भंडारण यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज है। अब अगर कार्य प्रणाली को देखें तो जब बिजली की मांग कम होती है एवं पवन या सौर जैसे ऊर्जा स्रोतों से प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध होती है तो पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम ऊपरी जलाशय तक पानी को पंप करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करता है। और जब बिजली की मांग बहुत अधिक होती है उस अवधि के दौरान संग्रहित पानी को टरबाइंस के माध्यम से निचले जलाशय में वापस छोड़ दिया जाता है। इससे बिजली पैदा होती है। अब अगर बात करें इसके प्रकार की तो PSP को ओपन लूप या क्लोज्ड लूप के रूप में वर्णित किया जा सकता है। चलिए अब भारत में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की स्थिति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। स्थापित हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कैपेसिटी फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 4.8 गीगावाट है तथा 2022 तक दुनिया भर में लगभग 175 गीगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज कैपेसिटी स्थापित की गई है। इसमें अग्रणी देश चीन है, उसके बाद जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओपन लूप पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर को देखें तो ऐसी परियोजनाएं जो प्राकृतिक रूप से बहने वाले जल भंडारों से लगातार जुड़ी रहती हैं। वही क्लोज्ड लूप पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर में ऐसी परियोजनाएं शामिल होती हैं जो प्राकृतिक रूप से बहने वाले जल भंडारों से लगातार नहीं जुड़ी रहती हैं।
भारत में जनगणना 2027 के साथ जातिगत गणना भी कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में अगली जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। ये कार्य 1 मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। भारत में वर्ष 2011 के बाद पहली बार जनगणना कराई जाएगी। हालांकि 2011 के बाद जनगणना कार्य 2020-21 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। चलिए जनगणना 2027 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस जनगणना को जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की सूची तैयार करना, जिसमें सभी स्थायी या अस्थायी भवनों का विवरण उनके प्रकार, सुविधाओं और परिसंपत्तियों के आधार पर दर्ज किया जाएगा। दूसरा चरण जनसंख्या की गणना। इसमें देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या ना हो, की विस्तृत जानकारी उसकी जाति के साथ दर्ज की जाएगी। इसके लिए संदर्भ तिथियां भी तय कर ली गई हैं। आपको बता दें, संदर्भ तिथियों से आशय उन तिथियों से है जिनके अनुसार जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले क्षेत्रों के लिए जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि शेष भारत के लिए 1 मार्च 2027 को होगी। यह जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जातिगत गणना 1931 के बाद यह पहली बार होगा जब जाति से संबंधित आधिकारिक डेटा एकत्र किए जाएंगे। साथ ही जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। अब बात करते हैं भारत में जनगणना की। इसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 69 के अंतर्गत अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है। कानूनी तौर पर जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के तहत जनगणना आयोजित की जाती है। बता दें, जनगणना का कार्य रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की देखरेख में संपन्न होता है। भारत में पहली बार पूरे देश में संगठित जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 के बाद यह भारत की 16वीं दशकीय जनगणना होगी। यह स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली लगातार 8वीं जनगणना होगी। साथ ही भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में WC फ्लोडेन के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। तब से यह नियमित रूप से आयोजित होती रही है। हालांकि कोविड महामारी के कारण इस कार्य में व्यवधान आया है। इसका महत्व देखें तो यह जनगणना आधिकारिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी डेटा का मुख्य स्रोत है। ये डेटा सरकारी योजनाओं, नीतियों और नियोजन के निर्माण में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत की 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया। राजस्थान की खीचन और मैनार आर्द्र भूमियों को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में मनाया जाता है। वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको बता दें कि 2 नई आर्द्र भूमियों के शामिल होने के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट्स की कुल संख्या 4 हो गई है। राजस्थान की 2 अन्य रामसर साइट्स सांबर साल्ट लेक और भरतपुर स्थित केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। आइए अब 2 नई रामसर साइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। खीचन आर्द्र भूमि की बात करें तो यह राजस्थान के फलोदी जिले के उत्तरी थार रेगिस्तान में स्थित है। इसमें 2 जल निकाय, रातड़ी नदी और विजय सागर तालाब पाए जाते हैं और नदी तटीय पर्यावास एवं झाड़ीदार भूमि शामिल है। इस स्थल पर शीतकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी डेमोइसेल क्रेन आते हैं जो एंथ्रोपोइड्स वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। अगला है मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यह राजस्थान के उदयपुर जिले के मैनार और खेरोदा गांव में अवस्थित है। यह 3 तालाबों ब्रह्मा तालाब, धांड तालाब और खेरोदा तालाब से बना ताजी जल का मानसूनी आर्द्र भूमि परिसर है। यहाँ पाए जाने वाली कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों में क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्वेत पुट्ठे वाला गिद्ध यानी जिप्स बेंगालिसिस और लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी जिप्स इंडिकस है। यहाँ 70 से अधिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ब्रह्मा तालाब के आसपास आम के पेड़ यानी मैंगीफेरा इंडिका शामिल है। इस पेड़ पर बड़ी संख्या में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स यानी टेरोप्स जाइगेंटस प्रजाति रहती है। आइए अब रामसर आर्द्र भूमि अभिसमय के बारे में भी जान लेते हैं। इस कन्वेंशन को 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया और यह 1975 में लागू हुआ था।
यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देश इसके संविदात्मक पक्षकार बन चुके हैं। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर अभिसमय का पक्षकार बना था। एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स भारत में हैं। आपको बता दें कि किसी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित करने के लिए उसे रामसर कन्वेंशन द्वारा निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना होता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम मुख्य खबर की ओर। घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों यानी LAWS लॉस पर वैश्विक बहस को समझना जरूरी हो गया है। सबसे पहले घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियां यानी लॉस क्या है ये जानते हैं। लॉस उन्नत हथियारों की एक श्रेणी है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। वर्तमान में घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों लॉस की कोई आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं है और सबसे बड़ा सवाल है नैतिकता का। क्या हम नैतिक रूप से मानवीय नैतिक अभिकर्तृत्व एजेंसी और गरिमा से समझौता किए बिना जीवन मृत्यु के निर्णय मशीनों को सौंप सकते हैं? चलिए अब इस नैतिक बहस के दोनों पक्षों को समझते हैं। लॉस के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है परिणाम उन्मुख जस्टिफिकेशन यानी परिणामवादी अप्रोच। लॉस से सटीकता में सुधार हो सकता है जिससे नागरिकों को होने वाली क्षति कम हो सकती है। उदाहरण के लिए उन्नत लक्ष्यीकरण वाली एक स्वायत्त मिसाइल बड़े पैमाने पर नागरिकों या संपत्ति की हानि को कम कर सकती है। दूसरा है नैतिक श्रेष्ठता। लॉज मानवीय त्रुटि को कम कर सकते हैं, सैन्य अभियानों के नैतिक मूल्य को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून यानी IHL का बेहतर अनुपालन कर सकते हैं। और तीसरा है क्षति को न्यूनतम करना। खतरनाक अग्रिम मोर्चों के अभियानों से सैनिकों को हटाकर स्वायत्त हथियार संघर्ष में जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। लेकिन इसके विपक्ष में भी तर्क कमजोर नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है मानवीय निर्णय का अभाव। लॉज यद्यपि सटीक होते हैं लेकिन उनमें जटिल व परिवर्तनशील स्थितियों में मानव की तरह नैतिक आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। दूसरा है जवाबदेही संबंधी मुद्दे। स्वायत्त हथियारों की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेही तय करना एक जटिल कार्य है। जैसा कि निकोल वान रुइजेन ने कहा है, कौन जवाबदेह है? क्या ये विनिर्माता है या वह व्यक्ति जिसने एल्गोरिदम को प्रोग्राम किया है? फिर है मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचाना। उन सैनिकों की गरिमा को नुकसान पहुंचाना जिन्हें निशाना बनाया जाता है तथा उन नागरिकों की जिन्हें मौत के खतरे में डाल दिया जाता है। और आखिरी है युद्ध में हिंसा का सामान्यीकरण। युद्ध के मैदान से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय दूरी बढ़ाने से हिंसा का प्रयोग आसान हो जाता है। अब बात करते हैं मानव मशीन एकीकरण की नैतिक चिंताओं की। पहली चिंता है स्वचालन संबंधी पूर्वाग्रह, जहां मनुष्य एक स्वायत्त मशीन के संचालन में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। दूसरी है कई बार एक मनुष्य को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती कि मशीन किस तरह काम कर रही है या उस समय जब उसे मशीन से नियंत्रण वापस लेने की जरूरत होती है। और आखिरी है नैतिक अंतर्रोध, जहां मानव ऑपरेटर नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को एक वैध प्राधिकारी के रूप में मशीन पर स्थानांतरित कर देता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली RIS ने ICRISAT साउथ साउथ सहयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि RIS पॉलिसी अनुसंधान पर एक स्वायत्त संस्थान है। यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS का अध्यक्ष बना है। इसकी स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति CTC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने समय पर मतदान प्रतिशत यानी वोटर टर्नआउट की रिपोर्टिंग के लिए ECI-NET ऐप लॉन्च किया। यह वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो भारत निर्वाचन आयोग ECI के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एकीकृत और पुनर्गठित करेगा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में अंगूर, संतरे और अनार के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम शुरू किया। इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने नॉर्वे की एजेंसियों के साथ मिलकर नॉर्दर्न सी रूट NSR को चालू करने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया है।
यह एक समुद्री मार्ग है जो रूस के उत्तरी तट के किनारे से होकर गुजरता है। भारत ने एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा पाकिस्तान को रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत दिए गए $800 मिलियन के ऋण का विरोध किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य पाकिस्तान को ऐसे सुधार लागू करने में सहायता देना जिससे उसकी राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके। एक्सपोजोमिक्स में अध्ययन रोगों के कारणों को समझने और उनकी रोकथाम की रणनीतियां बनाने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि एक्सपोजोमिक्स अध्ययन की एक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में पड़ने वाले सभी बाहरी और आंतरिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। हाल ही में अमेरिका में किए गए प्रयोगों के परिणाम में यह बात सामने आई है कि म्यूऑन्स कुछ असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। इससे हमें ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को लेकर नई और रोचक जानकारियां मिल सकती हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।